10th June to 18th June. टेंथ जून टू 18th जून। क्या हुआ इस बीच? हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो किस स्पीड का यूज़ करते हैं? 5G। 6G आया अभी? देखो लिखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज 10th जून टू 19th जून। हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो अभी यूजुअली क्या है? 5G, है ना। अब देखो, जैसे इंडिया के पास अपना इसरो है, इसरो क्या करता है? सैटेलाइट बनाता हूँ, सैटेलाइट लॉन्चिंग करता है ना। सैटेलाइट का काम क्या होता है? बहुत आराम से समझेंगे। सैटेलाइट का काम क्या होता है? कम्युनिकेशन करना। पक्का? कम्युनिकेशन कैसे करती है? ये अर्थ है। अब जैसे मान लो ये इंडिया है ना, ऐसे यहाँ पे कोई कंट्री होगा, ठीक। सब लोग अपनी अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, है ना। और लॉन्च करके कहाँ डालते हैं सैटेलाइट को? अपने ऑर्बिट्स में, है ना। 4 तरीके के ऑर्बिट्स होते हैं, वो हमें नहीं जानना है। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है उसमें हम क्या डालते हैं? अपनी जिसका जैसा काम। अगर हमको कम्युनिकेशन के लिए मान लो हमें जीपीएस चलाना है, अब मान लो मैं यहाँ लखनऊ में लोकेटेड हूँ और मुझे कानपुर जाना है, तो मुझे ये चीज़ कैसे पता चल जाती है कि किस रास्ते पे कितना ट्रैफिक है? मतलब ऊपर से कोई फोटो खींच रहा है, कोई कि भाई कितना ट्रैफिक है और कितना, सिंपल सी है ना। पक्का? तो ये तो सैटेलाइट का एक यूज़ बता दिया मैंने तुमको, जीपीएस। इसके बाद मान लो यहाँ वेस्ट इंडीज, मैं इंडिया में इसको लाइव कैसे देख पा रहा हूँ? ये किसी सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जा रहा है, वो सैटेलाइट क्या कर रही है? वो मुझे यहाँ पे या तो सिग्नल दे रही है या किसी दूसरी सैटेलाइट से कनेक्टेड है, वो सैटेलाइट मुझको यहाँ सिग्नल दे रही है। इसीलिए जो चीज़ यहाँ हो रही है वो मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? सैटेलाइट समझ में आ रहा है? अब इसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। कई बार सैटेलाइट रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होती है। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? मान लो यहाँ पे हिमालय है, अब हिमालय ना सबके बस की बात तो है नहीं, है ना। या मान लो कोई ऐसा जंगल है जो बहुत घना है, जहाँ हर आदमी नहीं पहुँच सकता, तो हमें क्या करेगी सैटेलाइट? वहाँ की क्या दे देगी? इमेजेस दे देगी, और उससे हमें पता चल जाएगा कहाँ सूखा पड़ रहा है। जहाँ जहाँ इंसान नहीं जा सकता वहाँ वहाँ सैटेलाइट चली जाएगी। अब हमें सैटेलाइट का यूज़ समझ में आ गया, इसको डालते हैं एक कोने में। सैटेलाइट समझ में आ गई, ठीक। अब इसके बाद दूसरा देखो, अभी जो तुम इंटरनेट यूज़ करते हो वो इंटरनेट क्या है बताओ? एक चीज़ होती है सिंपल, तुमने बोल दिया इंटरनेट। होता क्या है इंटरनेट? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क।
इंटरनेशनल मतलब जो एक कंट्री से ज़्यादा में हो, इंटरनेशनल। इंटर हाउस कंपटीशन होता था, एक हाउस दूसरा हाउस, इंटर हाउस। ऐसे इंटरनेशनल, एक कंट्री दूसरी कंट्री। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जोड़ना, कि भाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, इसके नेटवर्क्स बहुत अच्छे हैं। नेटवर्क का मतलब एक तरीके से जोड़ना। अब दुनिया के सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसी को इंटरनेट बचपन में पढ़ा था, लैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। सारे कंप्यूटर्स एक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अब देखो, ऐसा कुछ है वर्ल्ड, इधर अमेरिका वगैरह है। अब देखो होता क्या है, मान लो यहाँ से एक चीज़ होती है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल क्या होगा, ये किस, जिसका भी साइंस डोमेन है वो समझ रहा होगा। बस तुम ये प्रिंसिपल पे काम करती है। टोटल देने के लिए जो तार यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर, देखी भी होगी, वाइट कलर की होती है। अब दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, सीबेड जो है, सीबेड क्या है? समुद्र के नीचे भी तो ज़मीन है, उसमें तार डाल दिए जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समुद्र, जैसे मान लो ये समुद्र है, यहाँ पानी भरा है समुद्र में, तो समुद्र भाई ऐसे ही तो होगा, ये ज़मीन होगी, ऐसे होगा, यहाँ पे ओशन होता है, ये लैंड होता है, यहाँ पानी भरा होता है। अरे पानी के नीचे खोखला थोड़ी है तो सॉलिड अर्थ ही, ठोस है ना, तो नीचे ज़मीन होगी। इसी ज़मीन में वो तार डाल दिए जाते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ से तार डाले गए हैं, ये तार यहाँ जुड़े हैं, ये तार यहाँ जुड़े हैं, ऐसे यही तार यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ये तार यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, फिर यहाँ से तार यहाँ जा रहा है, यहाँ से तार यहाँ जा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सारे वायर्स इंटरकनेक्टेड हैं। और किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है? कीबेड में क्या बिछा दिया है? ऑप्टिकल फाइबर। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह कनेक्टेड होंगे। इंडिया में इसके 2 ऑफिसेज हैं, एक मुंबई और एक चेन्नई, जहाँ पे इंटरनेट का तार आएगा इंटरनेशनली और फिर ये इंडिया में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसी प्रिंसिपल्स के साथ। इन ऑफिसेस को बोलते हैं निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। निक्सी का काम है कि इंटरनेशनली वो क्या लेता है? इंटरनेट, और फिर वो कंट्री में बांटता है। इंडिया में निक्सी के कितने ऑफिस हैं? 2, एक कहाँ है? मुंबई, और एक कहाँ है? यहाँ तक समझ में आया? सबको समझ में आया? अब इस वाले इंटरनेट की एक लिमिटेशन है, बताओ क्या लिमिटेशन है? ये नेटवर्क पे काम करता है। एक इंटरनेट में बता दिया, ऑप्टिकल फाइबर वाला इंटरनेट। अभी समझ में आया? हम लोग के घर में जो वाईफाई लगा होता है वो यही होता है, यहाँ पे जो प्रीमाइस में वाईफाई लगा है वो यही है, तभी तो वायर यूज़ हो रहे हैं, आता है ना कनेक्शन करने। ठीक, अब एक तुमने यूज़ किया होगा टावर बेस्ड इंटरनेट, जो तुम अपने फ़ोन में चला रहे हो, ये समझ गए मैं क्या कहना हूँ? अब ये जो टावर बेस्ड इंटरनेट है, देखो इस वाले इंटरनेट की प्रॉब्लम क्या है? एक्सपेंसिव बहुत है, फिर हर जगह वायर ले जाना बहुत मुश्किल, फिर वायर अगर मान लो कोई डैमेज कर दे तो इंटरनेट बंद। तभी तुमने देखा है आंधी पानी तूफान आता है तो इंटरनेट बंद हो जाता है। एक दिक्कत है ना, और आदमी को जब दिक्कत होती है तभी तो वो कुछ नया सोचता है ना।
अब टावर बेस्ड इंटरनेट तुम अपने फ़ोन में चला रहे हो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इसकी क्या प्रॉब्लम है बताओ? आराम आराम से सोच के करो। देखो इसकी लिमिटेशन क्या है और फिर तुम मुझे बताना। देखो तुम्हारे दिमाग में है, मैं कुछ तुमको अलग नहीं बता रहा हूँ, बस तुम सोच नहीं पा रहे हो। टावर का कनेक्शन जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहीं तो इंटरनेट पहुँच पाएगी। इसलिए तुमने देखा होगा बेसमेंट में इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। लेह लद्दाख चले जाओगे इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। मतलब जहाँ पे टावर नहीं पहुँचेगी वहाँ इंटरनेट नहीं पहुँचेगा। इसलिए तुमने देखा होगा जंगलों में इंटरनेट बंद हो जाता है, पहाड़ों में इंटरनेट बंद हो जाता है, पार्किंग में इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो दोनों में कुछ प्रॉब्लम है ना। अब हमें कैसा इंटरनेट चाहिए? सीमलेस, नो लेटेंसी। इसका मतलब क्या है? जो लैग ना करता हो। अब तुम बोलोगे लैग क्या क्या प्रॉब्लम है? देखो मान लो इंटरनेट इतनी प्यारी चीज़ है, मैंने तुमको कोई लेक्चर दिया और मेरा ये लेक्चर बेंगलोर में लोगों ने देख लिया, ठीक, बट ये इतनी सीरियस चीज़ तो नहीं थी। अब तुम बोलोगे एजुकेशन तो सीरियस है, लेकिन मेरी बात समझना भी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर इस काम में 2 मिनट का लैग भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, मान लो मैं यहाँ लखनऊ में बैठा हुआ हूँ और मैं एक सर्जन हूँ और अफ्रीका में इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं नहीं, अफ्रीका, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। अब अफ्रीका में कोई डॉक्टर कोई ऑपरेशन कर रहा है और मैं उससे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ, अब ये खोलो, अब वो करो, ये करो, वो करो। अगर इधर 2-3 सेकंड का भी लैग हुआ तो हो सकता है पेशेंट की जान चली जाए। तुमने कई बार सुना होगा कि मैच थोड़ा तेज़ चल रहा होता है, बॉल पहले फेंक दी जाती है, दिखता बाद में, लेटेंसी कि लेट चल रहा है। हो गया 9:53 पे 9:53 25 सेकंड पे कोई चीज़ हुई और तुमको दिखी 9:53 30 सेकंड पे। कई ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ 5 सेकंड में काम हो जाएगा। मिसाइल फेंकनी थी, समझ रहे हो? एक्यूरेट पोजीशनिंग, मिसाइल गिरानी थी तुमको ए पॉइंट पे, मान लो शुक्ला पैलेस पे ही गिरानी मिसाइल, और ड्यू टू लेटेंसी या सही लोकेशन ना मिल पाने की वजह से मिसाइल गिर गई सैनिकों पे, या मान लो इधर गिर गई डोमिनोज पे, तो काम हो गया ना भाई। करना कुछ और था, हो कुछ और गया। ठीक, तो हमें कैसा इंटरनेट चाहिए? फास्ट, कि लैग बिल्कुल हो ही ना। मैं यहाँ बोलूँ और तुम वहाँ सुन लो, तुम्हारे दिमाग में आएगा सर यही तो हो रहा होता है, लेटेंसी होती है, भले 2-4-5 सेकंड की हो, लेटेंसी होती है। और जब कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो अल्ट्रा क्रिटिकल होते हैं, जैसे ऑपरेशन, ऐसी चीज़ों में लेटेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा देखो, तुमने एक चीज़ सुनी होगी, एरोप्लेन में उड़ो तो इंटरनेट बंद हो जाता है, एयरप्लेन मोड बोलते हैं जिसको। क्यों? वहाँ पे सिग्नल, क्योंकि हम टावर वाला इंटरनेट चलाते हैं फ़ोन में। अब टावर लगाए हो ज़मीन पे, उड़ रहे हो, इंटरनेट चलिएगा। समझ में आ रहा है? पक्का? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, प्रॉफिट भी था और साथ में क्या था, लोगों की नीड भी थी। अब लोगों ने बोला हम सैटेलाइट से इंटरनेट लाएंगे, ऐसा इंटरनेट लगाएंगे जिसमें ना तो ऑप्टिकल फाइबर चाहिए और ना टावर चाहिए। अब क्या होगा? जब इससे इंटरनेट चलेगा ना तो इंटरनेट हर जगह पहुंच जाएगा। इंटरनेट ये डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करेगा कि ये लखनऊ में बैठा है कि ये सैटेलाइट की लद्दाख में। ये बादल हैं, पानी बरस गया, ऑप्टिकल फाइबर को भी दिक्कत, टावर को भी दिक्कत, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता।
समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तुम बताओ कहाँ पड़ता है फ़र्क? कभी कभी तुम देखो केबल नहीं जाती, मतलब केबल की चली जाएगी क्योंकि वहाँ वायर से पहुँच रहा है। तुम बोलो हॉट स्टार प्लस, मान लो कोई चैनल है, स्टार प्लस नहीं जाएगा, हो सकता है ना पकड़ रहा हो क्योंकि तुम्हारे घर बारिश हो रही है, पर कहीं और स्टार प्लस पकड़ रहा होता है क्योंकि वो तुम्हारे लोकल एरिया में जो केबल डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। समझ में आ रहा है? पक्का? अब ये इंटरनेट फास्ट भी है। अब सुनो, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट तो प्राइवेट, मैंने पिछली बार बताया था इंडिया में प्राइवेट सेक्टर आने लगा है, सैटेलाइट में बताया था, चेन्नई की एक स्टार्ट थी ना। अब देखो में प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर बहुत, इलॉन मस्क है, मस्क एक कंपनी, ये मुझे होमवर्क बताना, जो सबसे ज़्यादा वजन ले जाने वाली रॉकेट दुनिया में किसके पास है? स्पेस एक्स के पास। अब रॉकेट लॉन्चिंग का काम करता है, अमेरिका में नासा भी करता है, बाकी प्राइवेट सेक्टर भी हैं, ये सरकारी कंपनियां हैं, जैसे ये यूएस की सरकारी, इंडिया की सरकारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, जापान की जाक्सा है, हमें सारी नहीं जाननी, अपनी अपनी है, लेकिन हर कंट्री के पास नहीं होती है, लग्जरी होती, बड़ी चीज़ होती है। पहले पेट भरोगे कि ये करोगे? अब देखो जो इसरो है, ऐसे ही यूरोप में वो अपनी भी रखते हैं और एक यूरोप के सारे कंट्रीज़ मिलके अपनी एजेंसी बनाए हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इनका काम भी क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग। ठीक, अब देखो करंट अफेयर क्या है। यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हाइड्रोन प्रोजेक्ट, है ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, तुम ध्यान रखना, मैं जब बोलता हूँ 100% क्वेश्चन आएगा उसको डबल मार्क कर लिया करो, एग्जाम हो उसके बाद चेक कर लेना। अब इसका मैजिक देखो क्या है, इसकी स्पीड पता है कितनी होगी? 1 TB पर सेकेंड, पर सेकेंड। ये चलेगा 6G और आज से 4 से 5 साल में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑपरेशनल मतलब चलना शुरू हो जाएगा, मतलब 2028 के आसपास यूरोप में तुम 6G का बढ़िया यूज़ देखोगे। इस स्पीड का, ये बहुत ख़तरनाक स्पीड है, बहुत ख़तरनाक स्पीड, इतनी ख़तरनाक स्पीड है तो मान लो दुनिया चेंज हो जाएगी अगर ये प्रोजेक्ट बढ़िया से काम कर गया तो। याद रखना, जब भी चेंज हो तो मुझे याद कर लेना। चिड़िया क्यों मरेगी भाई? चिड़िया क्यों मरेगी? तुम इससे ये याद रखना कि मैंने तुमको बोला था, अगर ये चीज़ सक्सेसफुल है और होगी तो दुनिया बहुत तेज़ चेंज होने वाली है। तुम खुद सोचो, 2005 में स्मार्टफोन वॉज अ लग्जरी। 8 में चलते हैं, 10 में चलते हैं भाई, 12 में चलते हैं। 12 में स्मार्टफोन होना एक लग्जरी होती थी कि भाई स्मार्टफोन है, कैमरे वाला फ़ोन है। अब आज तुम देख लो 2024 में कितने साल हुए हैं, आज स्मार्टफोन सबके हाथ में। तुमने 12 साल पहले सोचा स्मार्टफोन की ये वैल्यू हो जाएगी? 12 साल पहले कोई सोच सकता था कि तुम यहाँ से वीडियो कॉल करोगे? होने लगी थी शुरुआत, पर 2G 3G चलता था। 12 साल पहले कोई सोच सकता था कि यहाँ से वीडियो कॉल करूँगा, ऐसे करके मान लो करूँगा और तुरंत ऐसे करके अब US में बुआ से भी बात कर लूँगा? कोई सोच सकता था 12 साल पहले? नहीं। ऐसे ही मैं तुमको बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो तुम आज नहीं सोच पा रहे हो, पर अगर ये इंटरनेट स्पीड अटेन कर ले गए हम
तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। अब तुम खुद सोचो ना, जो ड्राइवरलेस कार्स होती हैं, ड्राइवरलेस कार जिसमें ड्राइवर नहीं चाहिए, वो अभी चल रही हैं, कुछ चल रही हैं, पर आम लोगों में चल रही हैं। यही चीज़ लगा के देखो, 2002 में स्मार्टफोन तो था 5 में, पर कुछ लोगों के हाथ में था। अब आज स्मार्टफोन देख लो, सबके हाथ में है। अब ऐसा इंटरनेट अगर अचीव हुआ तो ड्राइवरलेस कार जैसी चीज़ें होंगी। अब तुम बोलोगे कि भाई इंटरनेट से सर ड्राइवरलेस कार का क्या मतलब? सेंसिटिव है ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है 1 मिनट लेट पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं, पर रोड पे नहीं चल रही है, अगर उसका लैग हुआ तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। ये निकलनी थी गाड़ी और यहाँ पे उसको ऐसे कट लेना था, अब उसको ऑर्डर मिल गया यहीं पे कट लेने का, या इंटरनेट डिले हो गया, तो मशीन है ना, वो यहीं कट ले लेगी, बस हो गया काम। तो हम लैग नहीं अफोर्ड कर सकते। सेम गोज़ फॉर रोबोट्स। जब इतना अच्छी स्पीड का इंटरनेट मिलेगा कि राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस बार, तो रोबोट जैसी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। और तुम देखना 4-5 साल में यूरोप में ये इंटरनेट आएगा, लगभग 8-9 साल में इंडिया में आएगा, और आज से 15 साल बाद तुम खुद मुझसे मिलना, हम तो बात करते ही रहेंगे। 15 साल बाद तुम देखना कितना कुछ चेंज हो चुका होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ़ोन। जब भी लगे कि ये कुछ भी बता रहा है तो हमेशा याद कर लिया करो फ़ोन। तुम देखो कभी भी कुछ भी, कितना भी डेटा कंज्यूम कर लो, कहीं का कुछ भी देख लो, आज से 10 साल पहले तो नहीं सोच सकते थे। समझ में आया? बस इतना याद रखना है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोजेक्ट का नाम क्या है? हाइड्रोन। 1 TB पर सेकेंड की स्पीड देगा, एंड इट इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। समझ में आया? क्या देव, समझ में आया? चलें आगे। इसके बाद लिखो नागास्त्र 1। अनमैन्ड एरियल क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। व्हीकल मतलब वाहन, व्हीकल मतलब वाहन, एरियल मतलब हवा में चलने वाला, और अनमैन्ड मतलब आदमी के बिना। तो भाई एरोप्लेन जो है, हेलीकॉप्टर जो है, ये दोनों एरियल भी हैं और व्हीकल भी हैं, पर क्या अनमैन्ड हैं? एक इनको पायलट चाहिए, है ना। अब देखो, अगर कोई ऐसा यंत्र जो हवा में चले तो व्हीकल, हवा में चले तो एरियल, अब उसको चलाने के लिए डायरेक्टली आदमी का होना ज़रूरी नहीं, इसलिए अनमैन्ड। अनमैन्ड इसी चीज़ को तुम बोलते हो ड्रोन। ड्रोन उड़ा दिया, देखा है? जो बचपन में उड़ाते थे ना, अब तुम उसका बड़ा वर्जन सोचो, इतना बड़ा ड्रोन भी तो बन सकता है। अब देखो ड्रोन की खासियत, मुझे इधर से पाकिस्तान कर रहा है, सब अपना अपना देश प्रोटेक्ट करते हैं, सब करते हैं, बहुत न्यूट्रली पढ़ा करो। पाकिस्तान क्या करता है, और इंडिया भी करता ही, सब करते हैं, ड्रोन्स के थ्रू इंडियन बॉर्डर पे गन्स, आर्म सप्लाई। हमको जाने की ज़रूरत नहीं है फिज़िकली, हम रख के भेज देंगे, हम ड्रग्स रख के भेज देंगे। अब तुम सोचो इससे क्रिमिनल स्पॉट करना कितना मुश्किल हो गया, खुद सोचो। हमको तुमको गन देनी थी, ऐसे हम तुमको देने जाते, या कोई आदमी देने जाता, ऐसे हम तुम्हें ड्रोन के थ्रू भेज दें।
अगर ड्रोन हमारा कन्फिस्केट भी हो जाए तो क्या पता चल रहा है। अब ये तो चलो मिलिट्री यूज़ हो गया, इसका कमर्शियल यूज़ भी है, अच्छा यूज़ भी है। स्विगी और ज़ोमैटो, अब यहाँ पे ये वो नहीं बनने लगना है समाजवादी, हम पढ़ रहे हैं, हम दोनों एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। स्विगी और ज़ोमैटो का मालिक समझो आप, एक्स जगह से वाई जगह खाना देने जाना है, हमको एक आदमी रखना पड़ता है, ये 4 जगह डर तेल फूकेगा, परेशान होगा। हम ड्रोन खरीद लेंगे 100 200 500 हज़ार, आदमी से सस्ता आएगा। और ये हमने खाना तुम्हारा पैक किया, रखा ड्रोन में, ड्रोन को कमांड दे दी और ड्रोन लेके पहुंच जाएगा। कॉस्ट कटिंग हुई। जब किसी चीज़ की कॉस्ट कटिंग होती है तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होता है? कंज्यूमर का। अब तुम्हारे दिमाग में कि भैया ऐसे स्विगी ज़ोमैटो वालों की नौकरी चली जाएगी, अब ये तो यार हर ज़माने में होता रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव निकल आता है, समझ रहे हो? अरे भाई अब जैसे ओला उबर आया तो रिक्शे वालों की नौकरी गई ना, लेकिन क्या दुनिया बंद हो गई? रिक्शे वाले ही ओला उबर चलाने लग गए, तो दुनिया तो चेंज होगी। दोनों एस्पेक्ट से बात रखना सीखो। एक आदमी तुमसे क्या बोलेगा, पुराना आदमी, कि भाई यार इससे तो नौकरियां चली जाएंगी, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ओला उबर आया, इससे रिक्शे वालों पे फ़र्क ज़रूर पड़ा, पर दुनिया थोड़ी बंद हो गई, रिक्शे वाले कुछ करने लगे होंगे। अब कुछ ऑब्वियसली कुछ लोग तो परेशान होंगे ही, अब वो तो सृष्टि का नियम है। समझ में आ रहा है? पक्का? अब ये देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे इसी हमने एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम क्या रखा है? नागा अस्त्र। और ये ड्रोन्स हमने सप्लाई किए हैं किसको? अपनी इंडियन आर्मी को। तुमसे पूछ सकता है नागास्त्र 1 क्या है? ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। एग्ज़ाम में या तो ड्रोन तो नहीं लिखता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लिखता है। ये तो बच्चों वाले शब्द होते हैं, ये आम आदमी बोलता है, बाकी बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड मतलब जिसमें आदमी ना हो, एरियल जो हवा में चले, व्हीकल मतलब वाहन। समझ में आया? इसका दूसरा नाम है ड्रोन। ठीक, अब ये हमने किसको दिए हैं? ठीक, पक्का? और ये 15 किलोमीटर की रेडियस तक जा सकता है। और ये दूसरा, ये सुसाइड, इन्हें सुसाइड ड्रोन्स भी बोल रहे हैं। सुसाइड ड्रोन्स क्यों भाई? गोल ये जहाँ जाएगा गिर के खुद भी फट जाएगा, लेकिन तुमको भी तो उड़ा ही देगा। तुमने इस पे बारूद रख दिया, कुछ पेलोड रख दिया, मान लो 100 वजन ले जाना नहीं है, 10-15 रख दिया बारूद, और वो उमाम के घर चले जाओ, एक्सप्लोड हो गया तो खुद तो ख़त्म हुआ। खुद ख़त्म हुआ मतलब इसने क्या कर लिया? सुसाइड। पर साथ में किसको लेके गया? उमाम को। समझ में आया? पक्का? नागास्त्र 1 समझ में आया? अच्छा ये भी देखो किस पे चलेगा? जीपीएस पे ही चलेगा। ये भी तो जीपीएस पे ही चलेगा। अरे भाई कितना माइन्यूट चीज़ है, समझो। उमाम को स्टारबक्स उड़ाना, अब स्टारबक्स के जस्ट बाजू में वो भी है, मान लो परंपरा स्वीट्स, और ज़रा सा कुछ भी डिफरेंस इधर उधर किया, उड़ाना था ये, उड़ गया ये। इसीलिए जीपीएस पे ये काम तो करेगा। अब यहीं न्यूज़ को पिछली न्यूज़ से वो करो कंपेयर, क्यों 6G इंटरनेट मांग रहे हैं? स्विगी की डिलीवरी करनी थी 318 मकान नंबर पे, दी 319 पे। यही तो अभी टेक्नोलॉजी की दिक्कत। आदमी जाके पूछ लेगा, पर टेक्नोलॉजी पूछेगी थोड़ी। लेकिन वो दूर नहीं जब शायद टेक्नोलॉजी पूछने भी लगे। रोबोट्स हैं, एआई है, और हो सकता है टेक्नोलॉजी पूछे और तुम जवाब भी ना दो, तुम्हारे पास भी रोबोट हो। अब तुम बोलोगे भैया रोबोट कैसे? आज से 10 साल पहले सोचा था सबके हाथ में फ़ोन होगा, तो आज से 15 साल बाद हो सकता है सबके पास एक रोबोट हो जो
का रोबोट उतना सोफिस्टिकेटेड होगा। किसी के पास एक होगा, किसी के पास 10 होंगे, किसी का रोबोट लगेगा, किसी का रोबो सिर्फ गाड़ी चला पाएगा, किसी का रोबो सोच भी लेगा। यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर है। ये जो तुमको सोशल मीडिया की लत लगाई जा रही है, इसीलिए लगाई जा रही है। एक चीज़ है वर्चुअल रियलिटी, कभी टाइम होगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। तुमको धीरे धीरे इंटरनेट की लत लगा के उसी दुनिया में लेके चले जाएंगे, मेटावर्स, तभी तो उसने अपना नाम रखा, उसके अंदर चले जाओगे तुम। जो दोस्त होंगे, जो यार तुम खुद सोचो, आज से ये चीज़ मानता कोई कि मैं बैठा और मैं वीडियो कॉल कर लूँगा, तो क्यों नहीं चांस है 20 30 40 साल बाद वो आदमी तक नहीं पहुँच जाओगे, पर ऐसी हर टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि तुम उसको महसूस भी कर ले रहे हो, टच भी कर ले रहे हो, इमोशन भी शेयर कर ले रहे हो, रो भी ले रहे हो। जब वो तुम पहनते हो मान लो, तो तुमको लगता है मैं रियली उस दुनिया में आ गया हूँ। मान लो एक कंपनी कैसे गूगल लेंस से कर भी चुका है, पेटेंटेड है ये टेक्नोलॉजी। उसने एक लेंस बनाया, उसमें एक दुनिया डाल दी। मैंने लेंस लगाया, मैं भी उस दुनिया के अंदर, तुमने लेंस लगाया, तुम भी उस दुनिया के अंदर, हम दोनों ने लेंस लगाया, हम दोनों उस दुनिया के अंदर मिल रहे हैं। और हम असलियत में नहीं मिल रहे हैं, पर हम मिल रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गया है, हमको लग रहा है हम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पर हम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और यही फ्यूचर होगा, तुम देखना। देखना क्या, यही है ही, बस वही है कि इतना हम लोग ध्यान नहीं देते। चले आगे, आगे लिखो नाता प्रथा। नाता प्रथा कोई जानता है क्या? देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों ये प्रथा होती है। प्रथा समझते हो? कस्टम, एनीथिंग विच इज़ री इन्फोर्स एंड रेपिटेटिव इज कस्टम। डरो मत, कस्टम का मतलब जो चीज़ सदियों से चली आ रही है। पैर छूना इज़ अ पार्ट ऑफ कस्टम। अब कोई बोले पैर क्यों छूते हैं, तो उसका कोई रीज़न थोड़ी है, कस्टम है। समझ में आ रहा है? पक्का कस्टम है ये बस। जैसे हिंदू औरत है, हिंदू औरत आफ्टर मैरिज सिंदूर लगाएगी, अब उसका कोई लॉजिक नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कस्टम। सिंदूर के अगेंस्ट मुझे ये मसला के लिए बोल दे रहा हूँ। मान लो क्रिश्चियन है तो जाके वाइन सर्व कर रहा है, मुस्लिम्स हैं तो मान लो मुस्लिम का उनको पता है कि बुर्का अब इतना ज़रूरी नहीं है बच्ची को पहनाना, पर पहना रहे हैं क्योंकि पार्ट ऑफ कस्टम। कई चीज़ों को लगता भी है यार ये तो सही नहीं लग रहा। अब जैसे बहुत सारे मैं मुस्लिम्स को जानता हूँ जिनको यार मैरिज का कॉन्सेप्ट खुद से अच्छा नहीं, बट है तो है पार्ट ऑफ कस्टम। अब देखो इस प्रथा में क्या होता है ना, लड़की की खरीद फरोख्त होती है। मतलब यूजुअली क्या होता है, दहेज लड़के को मिलता है। पहले तो दहेज क्या है, इलीगल है, एक एक्ट है, बट बात करते हैं ज़मीन पे जाके, लड़के को मिलता है। इस प्रथा में क्या होता है, जो लड़के का बाप होता है, पापा होते हैं, वो लड़की के पापा को कुछ पैसा देते हैं और तब वो लड़की लड़के के साथ शादी करती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली तो प्रॉब्लम यही है कि ख़रीदा जा रहा है, एक तरीके का प्रोस्टिट्यूशन है। पर इसमें प्रॉब्लम एक ये भी है कि अगर तुम उतना पेमेंट करने में सफल नहीं होते हो तो इस लड़की के पास राइट होता है कि वो जाके किसी और लड़के के पास चली जाए, और इसको सोसाइटी वहाँ की एक्सेप्ट करती है। इसमें कोई बदमाशी नहीं है, पूरी है तो ये सब इलीगल। ये मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अभी इस पे आएंगे, ने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भाई ये क्या है, इसको बंद करो। और इस सदियों से चला आ रहा है। अब ये क्या है, इसको बंद करो, समझने के लिए पहले समझना है क्या। इस प्रथा में क्या होता है कि जो लड़की होती है, हस्बैंड होता है, वो कुछ रेट पे एक वाइफ लेता है। अगर वो ये पे नहीं कर पाता है तो वाइफ के पास राइट होता है किसी दूसरे हस्बैंड के पास जाने का। समझ में आ रहा है? इलीगल है ये तो समझ में आ रहा है पक्का। एक चीज़ लिखो इसमें, इट इज़ नाता प्रथा, हैपेंस इन राजस्थान, यूपी, एमपी। समझ में आया?
हैपन्स इन राजस्थान, यूपी। दूसरी चीज़ लिखो, मेल फादर। द मेल फादर पेज टू द फीमेल फादर, and in case he is not able to make the payments, and in case he is not able to make the payments, can move with another boy. चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ नाता प्रथा, मतलब समझे, जो नाता प्रथा में बच्चे होंगे, मान लो एक तो इनका बच्चा होगा पर इनका भी मान लो बच्चा हो गया, तो चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ नाता प्रथा आर इलेजिटिमेट। हाँ, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड आर कॉल्ड गलेड। गलेड, अब इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मुझे नहीं पता, गलेड बोलते हैं, GALED, ये जो बच्चे पैदा होते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं वहाँ पक्का इस पे कुछ ना कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज पे गाली वाली भी होगी। हाँ, वहाँ तुम कभी जाओगे तो तुमको समझ में आएगा, इसी वर्ड से गाली भी होती है। जहाँ पे ये प्रथा हो रही है वहीं होगी ना। अरे मेरे भाई, जहाँ पे ये चीज़ गलत होएगी वहीं पे तो इसकी गाली बनेगी। अभी तुमसे हम एकदम से बोल देते गलेड बिना पढ़ाई है तो तुम जान पाते गलेड का मतलब, लेकिन अगर हम वहीं रह रहे है तो तुम समझ जाते। हाँ, तो मतलब पड़ोस में उनका में बातचीत होती रहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं देखा है। कैसा? ऐसी गाली वगैरह हम लोगों ने नहीं देखा। भाई हम लोगों ने तो सैटेलाइट भी नहीं देखी पर पढ़ रहे हैं ना। खुद ही सोचो, अभी देखा ही कितना है यार, निकले ही है। अब मैं तुम्हें सैटेलाइट पढ़ाता रहता हूँ, मैंने खुद नहीं रॉकेट लॉन्चिंग देखी है, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं पढ़ना बंद कर देंगे। जब पढ़ेंगे तब इंटरेस्ट आएगा, 100 लोगों को इंटरेस्ट आएगा तो 2 लोग पहुँच भी, पर जब तक पढ़ेंगे ही नहीं तब तक कभी सोच ही नहीं पाएंगे। तुम खुद सोचो, जब तक तुम सोचोगे नहीं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जैसी कोई चीज़ है, तब तक तुम्हारा जो आज की पंचायती उसमें दिमाग लगा रहेगा, तुमको समझ ही नहीं आएगा दुनिया में क्या क्या चल रहा है। ऐसा थोड़ी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मुझे एकदम मैंने GI हुआ है। अभी मैं G7 पढ़ाऊँगा, इटली में हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी मैं G7 इटली में अटेंड करके आया हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें G7 पढ़ाऊँगा तो तुम में से शायद ज़िंदगी में 1-2 लोग ऐसे हों जो मेहनत इतनी करें कि आगे कभी हो सकता है G7 जाएं। लेकिन जब तक G7 जानोगे ही नहीं तब तक G7 का कभी मन ही नहीं करेगा। अब होता है ये नाता प्रथा नाम की प्रथा है, मैंने तुमको इसलिए पढ़ाया क्योंकि लिख लो न्यूज़, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो मानव अधिकार आयोग, सुना है मानव अधिकार आयोग, क्योंकि मानव ही तो अधिकार के हनन हो रहे हैं ना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव अधिकार आयोग। ये मानव है, मानव है कि नहीं? एक औरत मानव है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, पक्का? तो अरे यार, मानव मतलब इंसान। मानव अधिकार का हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का ब्रीच हो रहा है, तो मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को बोला है कि भाई ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करो, ये क्यों हो रहा है, इतना क्या क्यों हो रहा है। नाता प्रथा समझ में आया? नाता प्रथा, नाता प्रथा में बच्चे भी वही होते हैं लेजिटिमेट। बहुत दिक्कत है कभी भी, क्योंकि एक तरीके से क्या कर रहे हो तुम। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन, जब उस पार्ट पे जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 में लिखा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ नॉट अलाउड, मानव तस्करी इज़ नॉट अलाउड। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही तो हो रही है, औरत की तस्करी तो हो रही, खरीद फरोख्त, और 18 साल से नीचे बच्चियों की भी होती है। कई ऐसे केसेस आए जहाँ स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया है
कि तुम फला फला रेट पे अपनी बच्ची बेचोगे। 18 साल से प्लस की औरत का हो रहा है अगर, तो हम इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग मान लें, मानव तस्करी, ये भी क्राइम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला गया आर्टिकल 23। इसके बाद अगर 18 साल से नीचे लड़की के साथ हो रहा है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हो ही रही है, साथ में साथ इस पे पॉस्को भी लग जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, 18 साल से नीचे बच्चों के साथ अगर कोई भी सेक्सुअल छेड़खानी होती है तो उस पर पॉस्को का कानून चलता है। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑफेंस मतलब क्राइम, सेक्सुअल तुम समझते हो, चिल्ड्रन तुम समझते हो, प्रिवेंशन मतलब बचाना। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को बचाना है किससे? सेक्सुअल ऑफेंसेस से, ऑफेंस मतलब क्राइम। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को। पॉस्को ऑस्को कहीं मत पकड़े जाना। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तुम रट क्यों रहे हो? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, लोन को होता ही है, बिल्कुल, मिलिट्री में भी करते हैं। तो सर इसमें यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, क्या चीज़? कि कौन सा आर्टिकल इसमें वो है? हाँ, आर्टिकल 23। अब तुमसे मान लो लीगल, अगर लीगल में पूछेगा तो ये प्रथा लिख देगा। अब तुम सोचोगे फैमिली लॉ पूछा है, अब बहुत बच्चे फैमिली लॉ पढ़ने लग जाएंगे, पर वो फैमिली लॉ नहीं होगा। वो नाता प्रथा न्यूज़ में आई थी तो उसको ये पता था ये तो तुम पढ़ोगे, और उसे पता होगा ये दोनों न्यूज़ पढ़ी है तुमने, उसी हिसाब से तुम आंसर मार्क कर दोगे। समझ में आया? वो ड्रोन वाली चीज़ें देखो, अब यार वो टेक्निकल है, अब इतना आर्मी और ये डिफेंस की चीज़ें हैं, उस पर तो बहुत लेंदी डिस्कशन चला जाएगा। समझ में आ रहा है? आई एम नॉट ट्राइंग टू अवॉइड योर क्वेश्चन, मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी वही बात है ना, मैंने तुमको रॉकेट लॉन्चिंग बता दी, अब तुम बोल रहे हो कि भैया रॉकेट रोका भी जा सकता है, ऑब्वियसली रोका जा सकता है, अगर अगला कंट्री अपने को डिफेंस भी तो देगा, पर हमारा काम डिफेंस स्टडी, एक सब्जेक्ट होता है डिफेंस स्टडीज़ जिसमें डिफेंस के बारे में पढ़ते हैं, अब वो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी और शायद मैं तुमको इतना जस्टिफाइबल आंसर भी ना दे पाऊँ। दे तो दूंगा, मैं तुमको समझा तो दूंगा ही, पर लेकिन एक बात बताओ, अब जैसे मान लो मेरे पास कोई चक्कू है और चक्कू से मैं तुम्हें मारने का दम रखूँ, तो तुम मुझे बोलोगे भैया मैं अपने आप को बचा भी तो सकता हूँ, तो बचा तो तुम सकते ही हो, लेकिन चक्कू से मैं तुम्हें मार सकता हूँ ये जानना भी ज़रूरी है। नहीं समझे? तुम बताओ, बचा तो सकते ही हो, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। नाता प्रथा हो गया, नागास्त्र हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई, ठीक है। इसके बाद लिखो G7 कॉन्फ्रेंस। ये क्या है G7? देखो G7 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ, अब तो दुनिया की डायनेमिक्स बहुत चेंज हो गई, जब ये ग्रुप बनाया दुनिया के सबसे 7 अमीर देश थे, अब चेंज हो चुका है, अब चाइना वाइना भी है, एलीट कंट्रीज़। एलीट कंट्रीज़ में सबसे पहले नाम आएगा तुम्हारा यूरोप की 4 कंट्रियाँ, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक, इसके बाद US, कनाडा और एशिया के टाइम, ये 7 लोगों का ग्रुप है जो अपने आप को बोलता है ग्रुप ऑफ 7। 7 क्यों? क्योंकि दीज आर 7 कंट्रीज़, ठीक। हर साल ये बैठते हैं, बात करते हैं, और कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज़ को भी बुला लेते हैं। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ मतलब हम 7 लोगों का ग्रुप है, हम 7 लोग बैठते हैं, बट हमारे जो आसपास के दोस्त भी उस टाइम के होते हैं उनको भी हम यहाँ पीछे बैठा देते हैं। तुम वोट नहीं दोगे, तुम कोई डिसीजन नहीं लोगे, बस तुम सुनो, क्योंकि हम चाहते हैं तुम सुनो। अब जैसे इस समय G7 को सबसे बड़ा थ्रेट लगता है चाइना, तो चाइना को काउंटर करने के लिए किसको हवा दी जा रही है? प्लीज़ ये मत समझना कि इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं, 194 कंट्री हैं, थोड़ा न्यूट्रल होके सोचते हैं। इंडिया को इसीलिए हवा दी जा रही है कि तुम इनसे लड़ो,
अरे जब गली, आप बड़े गुंडे कब बनते हो? जब पहले तो तुमको अपनी तुम्हारे गली में ही दुश्मन नहीं होना चाहिए। एक लॉजिक होता है, फिलॉसफी होती है, मतलब एक पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है कि अगर एक गुंडा पैदा हो तो उसके आसपास में एक और गुंडा पैदा कर दो, तो वो कभी अनडिस्प्यूटेड लीडर बन ही नहीं पाएगा। अमेरिका दुनिया पे राज क्यों करता है? क्योंकि आसपास के पड़ोसी देशों में उसकी औकात सब मानते हैं। कनाडा उसको आँख नहीं दिखा सकता, मैक्सिको उसको आँख नहीं दिखा सकता, ब्राज़ील उसको आँख नहीं दिखा सकता। वो पहले तो अपनी गली का प्रॉपर गुंडा है, इसीलिए तो शहर भर का गुंडा है। अब चाइना गुंडा बनना चाहता है तो चाइना के बाजू में एक इंडिया पैदा कर दो, हवा देते रहो कि निपटो पहले इससे तुम। अब जब इंडिया उड़ने की कोशिश करता है, इसलिए तुम देखो पाकिस्तान को ये हवा दे देता है। जैसे मान लो मैं 20 यूनिट गुंडा हूँ, तो तुमने एक 16-18 यूनिट गुंडा पैदा कर दिया। अब हमें पता है कि हम तुमसे लड़ेंगे तो मेरा वैल्यू कम होगा, तो हम तुम्हारे सामने एक 15 यूनिट गुंडा और पैदा कर देंगे कि तुम आपस में निपटो। और जो यहाँ 25 यूनिट गुंडा, तुम आपस में निपटो। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए। अभी वो भी समझाएंगे। अब G7 समझ में आई। अब ये लोग बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं। हर साल ये मीटिंग होती है अलग अलग कंट्रीज़ में, इन्हीं साथ में घूमती रहती है मीटिंग। साल मीटिंग कहाँ हुई? इसीलिए तुमने देखा होगा मोदी जी और मेलेनी के इतने सारे मीम्स वायरल हो रहे थे। मोदी जी गए हुए थे इटली G7 अटेंड करने, गए थे कि नहीं? इंडिया G20 का पार्ट है। G20 का पार्ट है, G7 का पार्ट नहीं है। पर मेरी बात समझो ना, अब ये किसी मुद्दे पे बात करने बैठे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इन सब का दुश्मन इंडिया का दुश्मन, दोनों दोस्त। समझ में आया? चले आगे, पक्का? अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 50th समिट थी। 50th समिट, 50th समिट मतलब 50th बार मिले थे इस बार G7 की ये 50th समिट थी। समिट उस चीज़ को बोलते, समिट मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा। जब उस देश के सारे बड़े लीडर्स मिलते हैं, सबसे बिगेस्ट लीडर्स, उसको क्या, उस मीटिंग को क्या बोलते हैं? समिट। तभी तो देखो अपनी तरफ से मोदी जी गए थे, उधर से मेलेनी आई थी, फिर जो बाइडेन आया था, सब एक से एक, सब टॉप लीडर्स। चलें आगे। देखो ब्रिक्स क्या है, समझ लो। में एक कंसल्टेंसी में काम करता था बंदा नील ओब्रायन। नील ओब्रायन ने बोला कि जो 20वीं शताब्दी थी, मतलब 1900 से 2000 तक, ये वेस्ट यूरोप और अमेरिका की थी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब की थी। उसने बोला जो 21वीं शताब्दी है, मतलब 2000 से लेके 2100 तक, अभी हम चल रहे हैं इसमें 21वीं शताब्दी में। उसने कहा 21वीं शताब्दी इन लोगों की ना होके 4 कंट्रियों की होगी। और क्यों 4 लोगों की होगी? किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। बताओ क्या 4 चीज़ें चाहिए होती हैं? जिसको बोलते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी वर्ड से डरो मत, ये सिर्फ इंग्लिश है, बाकी लॉजिक सेम ही है। एक, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए लेबर चाहिए। लेबर स्किलफुल भी हो सकती है। अरे मेरे भाई, अगर मैं कह रहा हूँ किसी का 1 करोड़ का भी पैकेज है गूगल में, है तो गूगल के लिए लेबर सैलरी ले जाता है, तो स्किलफुल लेबर है बस। और मजदूर हो गया अनस्किलफुल। लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, लैंड चाहिए, और क्या चाहिए? खुद सोचो। एक फैक्ट्री लगाई,
मशीन कैपिटल से नहीं आ जाएगी। एक फैक्ट्री लगाई, ज़मीन खरीद ली, फैक्ट्री लगा, से मशीन भी ले आए, ले आए, लेबर भी, और वो तो मार्केटिंग हो गई। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन में क्या क्या लगता है, प्रोडक्शन में, इसको बेचने में नहीं, इसको बनाने में लैंड लगा होगा जहाँ इसकी फैक्ट्री होगी, लेबर लगा होगा, कुछ स्किलफुल होंगे जिन्होंने डिज़ाइन किया होगा, और कुछ आंटियाँ होंगी जो ये ढक्कन लगा रही होंगी फैक्ट्रियों में, और कुछ इंजीनियर्स होंगे जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया होगा कि ये करेगा तो लिख जाएगा। वो स्किलफुल, आंटियाँ अनस्किलफुल जो रबड़ लगाएंगी, पेन लगाएंगी। कैपिटल, रॉ मटेरियल तो कैपिटल से भी आ जाएगा। अरे मेरे भाई, ये मान लो लेबर खड़ी है फैक्ट्री के बाहर, ये मान लो लैंड खड़ा है फैक्ट्री के बाहर, ये रखी पूंजी, पूंजी से कुछ भी आ जाएगा। बताओ, अब ये ना जो ये सोचेगा कि ये बनाना है, अगर वही नहीं पहुंचेगा तो फैक्ट्री के बाहर तो ताला लगा रहेगा, लेबर अपना खड़ी रहेगी, लैंड अपना खड़ा रहेगा, कैपिटल अपना खड़ा रहेगा, दिमाग कौन लगाएगा कि क्या बनाना है? और कोई तो आदमी होगा जो इन सब चीज़ों को जोड़ेगा, वही जो इन सबको जोड़ेगा वो एंटरप्रेन्योर होता है। ये चार चीज़ें चाहिए होती हैं। लैंड अपना रेंट ले लेता है, लेबर अपनी सैलरी ले लेती है, कैपिटल अपना ब्याज ले लेता है, इंटरेस्ट रेट, और एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट या फिर। समझ में आया? पक्का पक्का? ये पढ़ा क्यों रहा था, क्यों पढ़ा रहा था मैं? ब्रिक्स। अब देखो, उसने बोला 21वीं शताब्दी किसकी है? ब्रिक कंट्री की। ब्रिक्स नहीं, ब्रिक। जब मैं ब्रिक्स बोलूँगा तब ब्रिक्स। अभी मैंने ऐसे लिखा है, मैं कब की बात कर रहा हूँ? 2002। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट सुना होगा। सबसे ज़्यादा जंगल है, सबसे ज़्यादा काम करने के लिए कहाँ मिलता है? जंगल में। रबड़, कॉफ़ी, सब कुछ, वुड, लकड़ी, सब कहाँ मिलेगी? जंगल में। तो ब्राज़ील से मिल गया रॉ मटेरियल। फैक्ट्री चलाने के लिए चाहिए ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस कहाँ से मिल गई? रशिया से। इंडिया में मिल गया मार्केट, जो तुम कह रहे थे, बेचने के लिए, और सस्ती लेबर। चाइना से भी क्या मिल गया? मार्केट प्लस चीप लेबर। अब जब 2002 में ये बात थी तब चाइना पीछे था, इंडिया जैसे ही था, तो चीप लेबर बोल दिया था। अब आज चाइना लेबर भी, यही चार थी। ये चार, उसने बोला 20वीं सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी थी, वो वेस्ट यूरोप और बताया तो, क्योंकि ब्रिक इसलिए। भाई देखो, एक बात बताओ, मान लो आज क्लास में कोई 4 लोग बहुत आगे हैं, और आगे देखने का हम लोगों का पैरामीटर क्या है? कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ये नहीं बोलेंगे वो दिल का अच्छा आदमी इसलिए आगे है। ये 4 चीज़ें जिसके पास हैं वो आगे है, क्योंकि अभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें किन कंट्रीज़ के पास मिलेंगी? ब्राज़ील, इसके पास रॉ मटेरियल मिल जाएगा। रशिया के पास ऑयल और गैस मिल जाएगी। इंडिया के पास मार्केट और लेबर मिल जाएगी। चाइना के पास मार्केट और लेबर मिल जाएगी। ये 4 कंट्रीज़ में सब मिल जाएगा। इसीलिए 21st सेंचुरी किसकी है? इन 4 कंट्रीज़ की। अब देखो, ब्रिक नाम समझ में आ गया। अब इन लोगों ने देखा कि यार हम क्या करें, हम किसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं? एक तरीके से G7 के। ये अमीर देश थे, ये गरीब देश थे, पर ये गरीब वो देश थे जो आगे मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। कल के ये होंगे, ये होंगे अकॉर्डिंग टू जिम नाइल। दुनिया ने भी माना कि फ्यूचर इनका है। तो इन्होंने बोला तो यार क्यों ना ऐसा करें, हमारे पास सारे हैं पर अफ्रीका की एक भी कंट्री नहीं है। ब्राज़ील देखो साउथ अमेरिका का है, रशिया यूरोप का है, इंडिया एशिया का है, चाइना एशिया का है, और अफ्रीका में कितना गरीब रहता है। तो ऐसा करते हैं, अफ्रीका की भी एक कंट्री उठा लेते हैं, तो हमें अफ्रीका का भी सपोर्ट मिल जाएगा। 2009 में इन्होंने अपने साथ एक कंट्री और जोड़ी जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। इसीलिए नाम जाके क्या पड़ा? ब्रिक्स। जिम ओ नाइल ने कौन
दिया 2000। क्यों कॉन्सेप्ट दिया कि किसकी है, 21st सेंचुरी किसकी है? ब्रिक नाम के 4 कंट्रीज़ की। बिकॉज ब्राज़ील से मिलेगा रॉ मटेरियल, रशिया से मिलेगा ऑयल एंड गैस, इंडिया से मिलेगी मार्केट एंड चीप लेबर, चाइना से भी मार्केट एंड चीप लेबर। इसीलिए 21st सेंचुरी इन 4 कंट्रीज़ की थी। 2009 में दे थॉट ऑफ इंक्लूडिंग अ कंट्री फ्रॉम अफ्रीका ऑल्सो, ताकि वो इंक्लूसिव लगे। अफ्रीका से हमने साउथ अफ्रीका को उठाया और 2009 में किस में ऐड कर दिया? ब्रिक में। और जब ब्रिक में एक ऐसा ऐड हुआ तो वो क्या कहलाया? ब्रिक्स। समझ में आया? क्या कहते हो, समझ में आया है? चलें आगे। क्या पता नहीं, 40 सेकेंड ही तो मांग रहा है, दे दो। तो नंबर मांग ले, नंबर तो है इसके पास। इसके बाद लिखो शेंगन वीज़ा, शेंगन वीज़ा, शेंगन वीज़ा, वीज़ा वीज़ा, शेंगन वीज़ा। वीज़ा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है? वीज़ा और पासपोर्ट में डिफरेंस क्या? वीज़ा और पासपोर्ट में अंतर क्या होता है? देखो, पहले एरोप्लेन्स तो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री किसके थ्रू जाते थे? पोर्ट के थ्रू, जिसको हिंदी में बोलते हो बंदरगाह। तो यू हैड टू पास योर पोर्ट to leave from X country and reach Y country. You had to pass your। इसीलिए जब आप एक कंट्री से बाहर निकलते थे तो आप अपनी सरकार से परमिशन लेते थे कि साहब बाहर जाना चाहते हैं, प्लीज़ पासपोर्ट लगा दीजिए। जब हम यहाँ पोर्ट पे बैठे तो कोई हमसे ये ना बोले कहाँ जा रहे हो। जो हमसे बोले हम यहाँ जा रहे तो कि देखो हमको सरकार ने बोला फला पासपोर्ट। क्योंकि पोर्ट से करते थे तो पासपोर्ट नाम पड़ गया। अब आज भी वही पासपोर्ट नाम चल रहा है। पासपोर्ट दिखाना पड़ता है आपको बाहर जाने के लिए। अब वीज़ा आप उस कंट्री परमिशन कि मैं आपकी कंट्री आ जाऊं। अब तुमने एक सुबह तुम उठे, तुमने मुंह उठा के बोला कि भाई मैं जा रहा हूं इटली, मैं जा रहा हूं इटली, और तुम यहां से निकल चुके हो। कहां से? तुम यहाँ से निकल गए इटली के लिए, ये आए इटली। अब इटली में तुम घुस जाओगे। अरे हंसने की क्या बात नहीं है, ऐसे ले लेगी। हाँ क्या बोलेगी? अभी वीज़ा इधर हमने तुमको पढ़ाया ही नहीं है। कौन हो? ऐसा तो नहीं तुम कोई क्रिमिनल हो, और ऐसा तो नहीं तुम मेरे देश में कोई क्राइम करके आए हो और छुपना चाहते हो, और ऐसा तो नहीं तुम मेरे देश में ड्रग्स बेचने आए हो, और ऐसा तो नहीं तुम कोई तालिबानी हो। मुझे क्या पता। तो जहां से आए हो वहां से लिखवा के लाओ कि तुम कौन हो। समझ में आ रहा है? तो हमने दिखाया अपना क्या? पासपोर्ट। क्या दिखाया? पासपोर्ट। और बदले में अब ऐसा तो होगा नहीं कि तुम यहाँ पहुँचे और कह दिया भैया ले लो अंदर। ये कब होगा? अब देखो, इसको कॉलोनी के हिसाब से समझते हैं। मान लो दुनिया एक कॉलोनी है, दुनिया एक कॉलोनी है जिसमें बहुत और देव यहाँ रहता है, एक कॉलोनी रहता है। अब देव के अगर घर वालों के रिलेशंस इनसे अच्छे होंगे तो हो सकता है देव घंटी बजाए
आंटी जी चेहरा पहचाने और देव अंदर। हो सकता है देव के इनसे रिलेशंस अच्छे होंगे तो देव घंटी बजाए, चेहरा देखें और देव अंदर। लेकिन हो सकता है जब यहाँ देव घंटी बजाएं तो बोले तुम कौन, तो देव बताएगा मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ आंटी जी। तो वो क्या बोलेंगी कि परमिशन लेके आया करो, पूछ के आया करो, किसी भी टाइम कैसे आ सकते हो। अब इसी जगह कंट्रीज़ रख लो। जिस कंट्री का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ ताकि समझ जाओ, जिस कंट्री का इंडिया से अच्छा रिलेशन होगा वहाँ तुम जाओगे और तुमको वीज़ा वहीं मिल जाएगा। इसको बोलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। तुम पहुँचे और तुम्हें वीज़ा मिल गया क्योंकि इंडिया और उस कंट्री का अच्छा था, इसलिए तुमने एक वर्ड सुना होगा वीज़ा ऑन अराइवल। अब किसी कंट्री से हो सकता है रिलेशन इतना अच्छा ना हो तो तुम्हें पहले से वीज़ा लेना पड़ेगा। तभी लोग बोलते हैं मेरा अप्रूवल के लिए गया है। अब अप्रूवल कहाँ होता है, जैसे मान लो इंडिया में हर कंट्री की एम्बेसी बनी हुई है, दूसरे पास एम्बेसी। अब जैसे मान लो हमको यूके जाना है, इंग्लैंड जाना है, तो हमारा पासपोर्ट बन गया, मतलब इंडिया की सरकार मान गई हम जा सकते हैं। उसके बाद हमें परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, इंग्लैंड की सरकार से। तो जो दिल्ली में इनकी एम्बेसी बनी है वहाँ पे हमारा ये जाएगा, सारा पेपर वर्क जाएगा और वहाँ पे हम बताएंगे कि सर फ़लाँ फ़लाँ काम के लिए हम इंग्लैंड जाना चाहते हैं, तो हमें इंग्लैंड में 6 महीने के लिए वीज़ा दिया जाए। अब काम कुछ भी हो सकता है टूरिस्ट हों तभी वीज़ा, हो सकता है हम वहाँ काम करने के लिए जा रहे हो, वर्क वीज़ा, वर्किंग वीज़ा। समझ में आ रहा है, अलग अलग तरीके के वीज़ा होते हैं। कुछ वीज़ा फ़ी ली जाती है, जैसे लास्ट ईयर तक इंग्लैंड की 6 महीने की वीज़ा फ़ी 10,000 रुपये थी। ये एक तरीके का किराया है जो तुम उस देश को दे रहे हो वहाँ रहने का। अब ये 6 महीने एक्सपायर होने से पहले या तो अपना अप्रूवल करा लो, और बेटा अगर 6 महीने के बाद भी रुके हुए बिना अप्रूवल के तो समझ गए, पकड़ समझ में आ रहा है, ये होता है। क्या दे रहे हो तरीके से उस देश में रह रहा हूँ। और अब जब तुम वहाँ पहुँचे, तुम्हारी फ़्लाइट लैंड की यूके में, बस वो तुम्हारा वीज़ा चेक करेगा, पासपोर्ट चेक करेगा। पासपोर्ट तो यहाँ चेक हो जाएगा कि मान लो तुम निकले, वीज़ा चेक करेगा, देखेगा हाँ सही वीज़ा है, इसको वर्किंग वीज़ा है, फलाना एक, हाँ ठीक है आप जाके रहो, घूमो यूके। अब उसी का वो कुछ पैसा ले लिया है। ये इसलिए करते हैं कि कोई भी ना घुस जाए देश के अंदर। समझ में आया, पक्का वीज़ा पासपोर्ट समझ में आया। अब हम वीज़ा पासपोर्ट तुम्हें पढ़ा क्यों रहे थे, हैं शेंगन वीज़ा पढ़ाने के लिए। अब देखो शेंगन वीज़ा का प्राइस बढ़ गया, न्यूज़ इतनी सी है। शेंगन वीज़ा क्यों होता है, अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूरोप जाना है, यूरोप में 29 कंट्रीज़ में, तो आपको ये वीज़ा लगता है। कल एग्ज़ाम में पूछ ले ये वीज़ा कहाँ, आंसर पता होना चाहिए। समझ में आया, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाना, अगर आपको घूमने जाना है, कुछ करने जाना है, फ्रांस जाना है, इटली जाना है, रोम जाना है, तो आपको कौन सा वीज़ा लगेगा, शेंगन वीज़ा। इसलिए बता रहा हूँ, बस याद रखना। एग्ज़ाम में अगर पूछ ले कि शेंगन वीज़ा क्या होता है तो यू नो कि दिस इज़ अ वीज़ा एसोसिएटेड विद द यूरोपियन यूनियन। समझ में आया, पक्का। आगे लिखो, आगे लिखो। फाओ रिपोर्ट ऑन एक्वाकल्चर, फाओ FAO, फाओ, फाओ FAO, फाओ, फाओ रिपोर्ट ऑन एक्वा कल्चर। एग्रीकल्चर समझते हो, पानी वाली खेती को क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर, जो मरीन फूड होता है, ठीक है। फाओ क्या है, दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीज़ों पे बात करती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पूछ चुका है,
फ्रांस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, फाओ ने एक रिपोर्ट दी है, तो इस रिपोर्ट का नाम है सोफिया। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एग्रीकल्चर। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वा कल्चर। फाओ की एक रिपोर्ट आई है। फाओ एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी बॉडी है? यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। फाओ की एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट का नाम है सोफिया। सोफिया का फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर, जिसमें वो ये बता रहा है हम लोगों को कि इंडिया वर्ल्ड में फिशरी में अब 3rd रैंक पे है। मैंने लास्ट पढ़ाया था तो 2nd बताया था, अब 3rd पे आ गया है। चेंज होता रहता है, हो सकता है अगले साल 1st पे आ जाए, 2nd पे आ जाए। 1st पे तो मुश्किल है, चाइना बहुत आगे है। अभी फिश में कौन नंबर 1 पे है? चाइना। फिर कौन है? इंडोनेशिया। फिर कौन है? इंडिया। और एक्वाकल्चर में देखो, पानी की खेती में ये वाली जो पानी मरीन फूड होता है उसमें खाली फिश तो होती नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। सीवीड है, सी फूड है, एल्गी है। मछली में हम 3रे नंबर पे हैं, पर टोटल एक्वाकल्चर में हम अभी भी 2रे नंबर पे हैं। 2रे पे कौन है? इंडिया। नंबर 1 पे कौन है? चाइना। चलें आगे, चलें आगे, भड़ा हटा दें, बोलो। बोर तो नहीं हो रहा है कोई? चलो आगे चलो। इसके बाद लिखो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स गोल्ड इंपोर्ट। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स गोल्ड इंपोर्ट। सरकार ने बाहर से आने वाले सोने पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री को छोड़ा है, यूएई को, क्योंकि यूएई और इंडिया के बीच में एक अग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है? हम व्यापार 3 चीज़ों का करते हैं, या तो गुड का करते हैं, वस्तु का व्यापार, या सेवा का व्यापार, सर्विस, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, सर्विस। गुड मतलब सामान, ये 2 चीज़ों का होता है। एक चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट, कि एक देश का निवेशक दूसरे देश में निवेश कर सके। ये 3 चीज़ों का ही तो होता है लेन देन पैसों में। अब अगर किसी देश में ये चीज़ एक दूसरे के यहाँ फ्रीली घूम सकती है, मतलब हम चाहें तो इटली में जितना सामान बेचना चाहें इटली, चाहे तो हमें जितना बेचना चाहें, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, हम दोनों एक ही कंट्री मानते हैं। इस टाइप के अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। मतलब होता क्या है, जब आप कहीं बाहर से सामान मंगाते हो तो आप पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट मतलब मंगाना और ड्यूटी मतलब टैक्स। पर कभी कभी क्या होता है, 2 कंट्रीज़ के बीच में इतना ज़्यादा ट्रेड हो जाता है शुरू कि वो ये कहते हैं कि यार ये जो हम टैक्स लगाते हैं इसको बंद करो लगाना, क्योंकि हम दोनों को ही फ़ायदा है। हम तुमको 10 चीज़ बेचते हैं, तुम हमको 10 चीज़, तो अब एक्स्ट्रा टैक्स क्या लगाएंगे? जब ऐसा कंडीशन आता है तो दोनों कंट्री एक अग्रीमेंट साइन कर लेती हैं जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुफ्त व्यापार समझौता। तो इंडिया और यूएई के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता है। तो इंडिया में गोल्ड लगाया है, बस इतना याद रखो, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा तब तक ये बेकार हो चुकी होगी न्यूज़। अभी मैंने सिर्फ इसलिए बता दी कि कहीं पढ़ो तो समझ लेना, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी, तब तक बहुत चेंज हो जाएगा। क्योंकि फॉरेक्स बचेगा। फॉरेक्स कैसे बचेगा? जब आप बाहर से सोना मंगाते हो तो तुम इसको गांधी में पेमेंट करते हो, गांधी मतलब नोटों में पेमेंट करते हो, डॉलर में करना पड़ेगा ना, तो डॉलर गया ना देश के बाहर। अब तुम बोलोगे भैया डॉलर से फ़ायदा क्या होता है? डॉलर से ये फ़ायदा होता है जब जितना डॉलर आएगा देश में तो डॉलर रख गया एक जगह, आरबीआई उतनी वैल्यू की करेंसी नोट छाप देती है। नोट है तो कागजी, नहीं समझे? टफ हो रहा है, देखो अगर आरबीआई ऐसे ही नोट छापने लग तब तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सबके हाथ में नोट 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 की वैल्यू क्या बचेगी? समझ रहे हो? तो ऐसे नोट नहीं छाप सकते। पर जब तुम्हारे यहाँ बाहर आती है ना, तो एक तरीके से है तो तुम्हारी संपत्ति। अब डॉलर तो देश में यूज़ भी नहीं होगा, और डॉलर जब चाहो बेच लो किसी और देश में जाके। जैसे $1 मान लो 80 रुपये का चल रहा है, यहाँ पर $100
तो तुम्हारे 8,000 रुपये मिल जाएंगे तुम्हें। कहीं नीचे जाके देखना, एक मनी बोट नाम की कंपनी खुली हुई है, मनी बोट यही करता है। अब 8,000 रुपये हो जाएंगे, है ना। अब डॉलर बेच भी सकते हो। अब फ़ायदा क्या होता है, जितना ज़्यादा डॉलर होता है किसी कंट्री के पास, मैं रेमिटेंस रिपोर्ट पढ़ाई थी कि देश में सबसे ज़्यादा काम करने वाले इंडियंस हैं, पढ़ाई थी। तो अब ये डॉलर ले लेके कहाँ भेज रहे हैं, इंडिया में। अब ये डॉलर क्या, जो अब जैसे मान लो तुमने अमेरिका से डॉलर भेजे पापा को, तो क्या तुम्हारे पापा बैंक जाएंगे तो डॉलर मिलेगा? नहीं ना, डॉलर चलाएंगे कहाँ। तो करती क्या, अब देखो आरबीआई के पास मान लो इतने सारा डॉलर आ गया, $1 मान के चलते समझाने के लिए, तो वो क्या करती है, 80 रुपये के नोट छाप लेती है। तब उसको नोट छापने से महंगाई नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इतने डॉलर थे, नोट छाप लेती है, कोई दिक्कत ही नहीं, उतना तो उसके पास बैलेंस पड़ा ही हुआ है। और वो नोट छापने में कितना पैसा लगता है तो कागज़। इसलिए फॉरेक्स ज़्यादा होना चाहिए। मैं बहुत डिटेल में इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे काम का नहीं है, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन एक्सचेंज मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर काम का नहीं है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, उसके बाद टाइम। हाँ, अब देखो डॉलर ज़्यादा क्या थे, डॉलर कम हो रहे थे। जब तुम ज़्यादा बाहर से गोल्ड मंगाओगे, इंपोर्ट करोगे, तो तुम्हें देना क्या पड़ेगा, डॉलर। तो कम होगा ना डॉलर, तो नहीं करना कम, इंपोर्ट लगा दिया। दूसरा, लोकल मार्केट को भी दिक्कत हो रही थी, बाहर से सोना सस्ते में आ रहा था, तो जो लोकल गोल्ड बनाने वाले थे उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनका भी प्रेशर था। बहुत सारी वजहों से हमने इंपोर्ट रोक दिया यूएई को छोड़ के, कि अभी हम तुमसे गोल्ड नहीं लेंगे। बहुत चीज़ें होती हैं। अब तुम देखो ना, इंडिया में जो मिल्क पाउडर है कितना महंगा बिकता है। तुम खुद सोचो, दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क कहाँ होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क होता है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन तुमने एक चीज़ देखी हो कि बच्चों की मिल्क पाउडर, नेस्ले की मिल्क पाउडर नहीं आती, मेरे को नाम नहीं पता है क्या कहते हैं, एक बच्चों का आता है मिल्क, सरला की है। कभी सोचो, महंगा मिलता, अगर महंगा नहीं मिलता तो गरीब खिला रहा होता सेरेलैक। कितने लोग सेरेलैक वहाँ पे तुमने रोड पे देखा सेरेलैक खा रहे हैं, सरकार भंडारे में बटाती सेरेलैक। भाई कोई चीज़ कम सुनिए, मतलब कम ही लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, है ना। अरे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत होता है। मैंने एक दिन बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, उतनी तुम्हारी उनकी वहाँ जितनी पॉपुलेशन, उतना आदमी ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में। तो ये नेस्ले वेस्ले यहीं की कंपनी, ये चाहती हैं कि इंडिया में बेच लें लोग, पर इंडिया वाले फ्री ट्रेड के अंदर, मतलब हम, अब मान लो हमने तुम्हें 10 रुपये में बेचा, इंडिया में यही चीज़ 15 की पैदा हो रही, तुम कौन सी खरीदोगे? 10 वाली। तो इंडिया की गवर्नमेंट करती क्या, 5 रुपये टैक्स लगा देती है। तो अब ये भी 15 की, अभी की, ताकि कंपटीशन बना रहे, ताकि जो लोकल डोमेस्टिक का आदमी है वो दिक्कत में ना आए। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं की गई तो बहुत चीज़ों में हमारी लोकल की इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि फ़ॉरेन इतना सस्ता बना लेता है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। भाई एक किसान है, उसके पास 5 गायें, किसान है उसके पास 500, सस्ता दूध कौन बेच लेगा? 500 वाला चाहेगा उस दिन उसकी कमर तोड़ देगा। सस्ते में इंटरनेट से अंबानी ने कमर ही तो तोड़ दी। तुम लोगों को 2 महीने पहले बोला था इंटरनेट के रेट बढ़ जाएंगे, बोला था? सच बताओ, बोला था ना? अब ये तुम नहीं थे क्लास में, तुम बताओ कोई था? मुझे तो ध्यान है भाई, बढ़ गया ना, हम बता तो रहे हैं तुमको, इसलिए नहीं हो रहा है। हमने तुमको 2-3 महीने पहले बोला था कि इलेक्शंस के बाद तुम देखना डेटा पैक महंगा हो जाएगा। अब हमको याद नहीं, तुम लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन हम जिससे भी मिले थे हमने उसको बोला होगा। हो गया, एक दिन में कुछ नहीं होता है भाई। आगे चलो, लिखो कंट्रोवर्सी। अब ये हमको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि है। अब इसमें हम क्या पढ़ाएं भाई? नीट कंट्रोवर्सी में 70 लोगों का सेम रैंक आ गया है, सेंटर में इधर उधर हो गया है। बस हम ये आएगा, इसके अंदर की जितनी कहानी है वो सब तुम आज तक पे देखो। इस पे देखो, पहला है एनटीए, इसको एग्ज़ाम कौन कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही सीयूईटी कराता है, यही आईआईटी कराता है, यही नीट कराता है। एनटीए बनाया कब गया था? 2017 में।
ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। क्या कहते हैं, समझ में आता है? और एक चीज़ और याद रख लो, NTA एग्ज़ाम कराता है। NTA वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 20। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और एक चीज़ और याद रख लो, नीट कितनी लैंग्वेजेस में होता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। 13 लैंग्वेजेस। इंडिया का सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किस एग्ज़ाम में बैठता है? UPSC में, JEE में, नीट में, CUET में, क्लैट में, फ्लैट में, किस में? इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम देता है नीट में बच्चा, और रैंक 2 पे आता है CUET। बस इतना याद रखो, ये तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसके बाद चेंज हुआ, फर्रा लीक हुआ। किसने फर्रा लीक कराया? कहाँ? हाँ, पहले साल 9 लाख ने दिया, अगले साल 19 ने दिया, फिर 26 ने दिया, इस बार शायद 29 लाख ने दिया है। अब 2017 में बना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता है। और सर अभी इसके कोई नए वो भी तो बदले हैं। अब अगर देखो भाई, हम तुमको पढ़ा रहे हैं 10 से 19 के बाद हुआ है, तो तुम देख लो। अब जब हम तुम्हें 19 के बाद पढ़ाएंगे, देखो मेरा काम तुमको वो तो है, तुमको ताज़ा खबर तुरंत सुना दें कि आज की ताज़ा खबर है ये। मेरा काम है तुम्हारे जितनी करंट अफेयर होगी उतनी पढ़ा दें। अब जब हम 19 से 30 या 19 से 5 जुलाई जब आएगा तब आएगा। अब इसमें नीट कंट्रोवर्सी कब हो गई है? पर यही तरीका है पढ़ने का। 10 से 19 पढ़ रहे हैं हम, 10 से 19 पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है ना, कि एग्ज़ाम में थोड़ी पूछेगी कि तुम आज की न्यूज़ आ रही है कि नहीं। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पूछेगी। हम लोगों को आज तक नहीं बनना है कि सबसे तेज, सबसे जल्दी। सही जानो, भले लेट जानो। समझ में आ रहा है? आगे चलें। नीट कंट्रोवर्सी सब कर लेंगे पक्का। इसके बाद लिखो हीट वेव। हीट वेव समझते हो? गर्म हवाएं चलती हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है। एक इंडिया में कानून है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रबंधन कानून। आपदा प्रबंधन, कहीं पे चक्रवात आ गया, साइक्लोन आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, आग लग गई, ये सब क्या है? एक तरीके के डिज़ास्टर, आपदा है ना। अब आपदा में जब मरते हैं, और आपदा के लिए काम कौन करता है? सरकार। अगर कहीं साइक्लोन आता है, हेल्प करने गवर्नमेंट। तो जब कोई चीज़ इस कानून में लिख दी जाती है तो वो आपदा मान ली जाती है। जैसे कोरोना को इसमें माना गया था कि पैंडेमिक है। जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था तो किसी कानून के तहत लगाया होगा। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, देश में क्या चलता है? रूल ऑफ लॉ। तुम्हें कुछ भी करना है तो लॉ के अकॉर्डिंग। मोदी जी ने जब लॉकडाउन भी लगाया, इस कानून में उनके पास ये पावर थी, उनके पावर होती है लॉकडाउन लगाने की। अब उन्होंने किया कि ये कानून लगाओ, लॉकडाउन लगा दिया। समझ रहे हो? तो डीएम ने ऐसे ही लॉकडाउन नहीं लगा दिया कि सुबह उठाओ लॉकडाउन लगाएगा वो ऐसे, लेकिन किसी कानून के तहत लगाएगा, अपना साइन करेगा कि मैं यहाँ का डीएम हूँ, फला फला कानून में इस सेक्शन के अंडर मैं ये। तभी तो लॉयर से सब डरते हैं, जो अच्छे लॉयर्स होते हैं। जब तुम अच्छे लॉयर अगर बन जाओगे, अगर अच्छे बन गए तो, क्योंकि करेगा तो लॉ। अगर वो कोई चीज़ ऐसी कर रहा है तो तुम डीएम को भी ले जाओ। कहाँ ले जाओ अगर तुम ले जाने का दम रखते हो। समझ रहे हो? करेगा तो लॉ के हिसाब से। अब कर्फ्यू लगा देते हैं डीएम, लगा कर्फ्यू। सीआरपीसी का अब तो चेंज हो गया, सीआरपीसी का सेक्शन 144 यही तो लगाते हैं। ऐसे थोड़ी बोल देते कर्फ्यू लग गया। वो बताते हैं कि सीआरपीसी की धारा 144 में मेरे पास ये अधिकार है कि मैं यहाँ कर्फ्यू लगा दूँ। अब अगर तुम उस अधिकार के अगेंस्ट जाके कुछ कर रहे हो, ले जाओ कोर्ट, अगर जा सकते हो तो।
समझ में आ रहा है? तो डिज़ास्टर इंडिया में एक कानून है मैनेजमेंट एक्ट, कब का है? 2005 का। अब इसमें बहुत सारे डिज़ास्टर नोटिफाइड हैं, जैसे अर्थक्वेक को एक डिज़ास्टर माना गया है, साइक्लोन को माना गया है, फॉरेस्ट फायर को माना गया है, क्लाउड बर्स्ट को माना गया है, ये जो तुम्हारे वो हो जाती हैं लैंडस्लाइड, जब अमरनाथ यात्रा और ये सब होता है, भूस्खलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनको माना गया है, पर हीट वेव को नहीं माना गया है। अब नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है, तो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जो ये कह रहे हैं कि हीट वेव को भी क्या करो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नोटिफाई करो। अब सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अगर हीट वेव को हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में डाला तो जितने लोग हीट वेव से मरेंगे उनको क्या देना पड़ेगा? मुआवजा। और कितने मरते हैं हीट वेव से तुमको भी पता है। तो सरकार कह रही है हम हीट वेव में नहीं डालेंगे, और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो बोल रहे हैं डालो। वो ये कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। समझ रहे हो? हीट वेव 40-45 डिग्री पे जो गर्मी पड़ती है उसमें बहुत लोग मर जाते हैं। और अधिकतर इंडिया में माइग्रेंट होता है। माइग्रेंट मतलब बाहर से आया आदमी, तो उसके पक्के मकान होते नहीं है, कच्चे घर में रहता है। कच्चे घर में तुमने देखा है गर्मी कितनी पड़ती है, काम करने मन नहीं लगता। गांव जाके देखो तुमको समझ में आएगा। लोगों के घर जाया करो, समझा करो थोड़ा बहुत। तो अब ये कह रहे हैं कि हीट वेव को क्या करो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नोटिफाई करो। क्वेश्चन पूछेगा वो तुमसे, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या हीट वेव डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इंडिया, क्या हीट डिज़ास्टर है, यस और नो? अब तुम्हारा दिमाग बोलेगा यस, पर एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ, और लॉ में लिखा है नो, तो नो। समझ में? आम आदमी की तरह सोचोगे तो ये एक तरीके की आपदा है, डिज़ास्टर है। डिज़ास्टर को मैनेज करने वाला कानून आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हर आपदा लिखी है। हम हीट वेव को एक आपदा मानना चाहते हैं, हम हीट वेव को एक डिज़ास्टर मानना चाहते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट मानना नहीं चाह रही। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिज़ास्टर को, हीट वेव को एक डिज़ास्टर माना तो उससे होने वाली मौतों को मुआवजा देना पड़ेगा। और हीट वेव से कितनी मौतें होती हैं, समझ में आ रहा है? अब एक टाइप की पॉलिटिक्स है, स्टेट चाहता है डालो, सेंट्रल चाहती नहीं डालो। बस हमें इतना याद रखना है कि हीट वेव इज़ नॉट अ डिज़ास्टर। और आगे चल के अगर किसी मुद्दे पे तो याद करना है, ये सब मुद्दे होते हैं, लड़ो इस पे। अरे सच बात है, तुम अच्छे लॉयर बनो, लड़ो। कितना आदमी तुमको जानेगा? तुमको लगता है ना कोई जानता नहीं। अब जैसे मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो पढ़ाएंगे। अभी इस कोई लॉयर कुछ काम करता, तुम्हारे नाम लिखवाते कि उसकी पटिशन की वजह से अब हीट वेव इज़ नाउ अ डिज़ास्टर अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। समझ में आया? पक्का? ठीक। अब देखो हमारे यहाँ 2 टास्क फोर्सेस हैं, एनडीआरएफ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड, और एक है स्टेट एसडीआरएफ स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। उसी फंड से पैसा निकाला जाता है। रिस्पांस फंड, नेशनल स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड ऐसे करने जाती है आर्मी। साइक्लोन आ गया तो वहाँ जाएंगे ना लोग काम करने, वो फोर्स है। फोर्स और फंड 2 नाम से हैं। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड भी है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स भी है। और अब इससे ये पता चलता है कि डिज़ास्टर पे कानून सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। क्या कहते हो? अगर दोनों है, स्टेट पे भी फंड है, सेंटर पे भी फंड है, मतलब इस पे कानून दोनों बना सकते हैं। दोनों कानून बना सकते हैं तो ये कौन सी लिस्ट में आ गया? कॉन्करेंट लिस्ट। समझ में आया? दैट्स इट फॉर जीके। 1-2 न्यूज़ बचेंगी, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। अब वील टेक अ ब्रेक ऑफ 20-25 मिनट्स, फिर कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है?